बाबूजी, आपको रोटी खानी थी तो पहले बता देते। दिल छू लेने वाली कहानी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि जब जिसका जो जी चाहा खा लिया। गिनकर बनती हैं रोटियाँ। ऐसा नहीं कि आप जब भी बोल देंगे तो रोटी तैयार मिलेगी। अब लीजिए मेरे हिस्से की रोटी। आज मैं किसी तरह चावल खा लूँगी और क्या। बोलकर तमक कर उठी रोहिणी और 2 रोटियां विनय जी के प्लेट में बड़ी ही उपेक्षा से रखा और खुद चावल वाले डोंगे से चावल निकालकर अपने प्लेट में रखने लगी। विनय जी अपनी बहू का यह रूप देखकर एकदम अवाक रह गए। उन्हें इस अपमान की तो सपने में भी उम्मीद नहीं थी। खैर, रोहिणी का ऐसा विद्रूप व्यवहार देखकर चौंक तो उमा जी भी गई थी, पर उनसे पति का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए बोल पड़ी, बहू तुमने अपने हिस्से की रोटी क्यों दे दी? तुम मुझसे ले लो रोटी। रहने दीजिए माँ जी, ऐसा ही था तो पहले क्यों नहीं दे दी खुद की रोटियाँ। आप दोनों एक जैसे हैं। अब चलिए खाना खाइए और मुझे भी चैन से खाने दीजिए। उन्हें भी कदाचित अपनी बड़ी बहू से यह उम्मीद नहीं थी और वह जानती थी कि यह लड़ाई सिर्फ रोटी को लेकर नहीं है, बल्कि अब बहू बेटा उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी लल्ला थोड़ा सा तो लिहाज करता ही था, इसलिए दोनों ने इस आशा के साथ अपने बेटे राजू की तरफ देखा, जिसे वह प्यार से लल्ला कहकर बुलाते थे, कि वह शायद अपनी पत्नी की बात का विरोध करते हुए कहेगा, भला ऐसे कैसे तुम माँ और पिताजी से बात कर रही हो। लेकिन जब उन्होंने देखा उनका बेटा सिर झुकाए चुपचाप रोटी के टुकड़े तोड़कर अपने मुंह में रख रहा है, तब वह समझ गए कि अब इस घर में उनका दाना पानी उठ चुका है। अब सम्मान की रोटी नसीब नहीं होगी। चुपचाप दोनों अपमान के घूंट के साथ किसी तरह रोटी के टुकड़े निगल गए। विनय जी ने तो दोबारा सब्जी भी नहीं ली, बस किसी तरह रोटी दाल में भिगोकर खा ली। अगर जरा सा भी खाना छोड़ देते तो फिर सुनने को मिलता, खाना बर्बाद कर रहे हैं। इधर पति के अपमान से और बेटे की चुप्पी से उमा जी की आंखों से आंसू इस तरह बहे जा रहे थे कि रोटी कुछ ज़्यादा ही नमकीन लग रही थी। लेकिन उन्होंने भी बिना एक भी आवाज़ किए किसी तरह थाली का खाना खत्म करके दोनों जब अपने कमरे में आए तो कुछ देर तक उनके मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात करें। इतना अपमान और ऐसी बेरुखी उन्हें पहली बार देखने के लिए मिली थी, पर खाने को लेकर इतना अपमान इसके पहले नहीं हुआ था। लगभग पिछले 2 महीने से लल्ला और बहू उनसे खराब व्यवहार कर रहे थे। बहू उनसे उलझने का कोई न कोई बहाना ढूंढती रहती थी। आज रविवार होने की वजह से पूरा परिवार साथ में लंच कर रहा था। गोलू और मोलू पहले ही खाकर टीवी देखने में लग गए थे। वैसे तो दोपहर में विनय जी ज़्यादातर चावल ही खाते थे। आज बहू ने छोले बनाया था और छोले उन्हें रोटी के साथ ही अच्छा लगता था, अतः उससे रोटी मांग बैठे तो यूँ लगा जैसे तूफान आ गया हो। बहू का यूँ बड़बड़ाना सब याद करके विनय जी और उमा जी किंकरत मूड सा महसूस कर रहे थे। इस बात को दिल से मत लगाओ उमा, बहू थक गई होगी। फिर मैंने भी खामखा रोटी मांगकर उसे परेशान कर दिया था। जब उमा जी ब्याह कराई तब विनय जी का बड़ा ही संयुक्त परिवार हुआ करता था और उमा जी घर में सबकी लाडली बहू थी। पति के मुंह से सहानुभूति के 2 शब्द सुने थे कि उमा जी के अब तक जतन से रोके हुए आंसू निकल पड़े। ऐसी हिचकियां लेकर रोने लगी जैसे कोई हादसा हो गया हो। रोने की आवाज़ कमरे से बाहर ना जाए, विनय जी उनकी पीठ सहराते रहे।
थोड़ी देर बाद जब उमा जी थोड़ा शांत हुई तो बोल पड़ी, आप चलिए यहाँ से, इतना अपमान होता रहा आपका, फिर भी आपसे यह रोटी खाई कैसे गई। तब बेहद निराश होकर बोले विनय जी, यह सोचकर खा लेता हूँ कि भले ही खाना बहू ने बनाया हो पर कमाई तो मेरे बेटे की है ना। बोलते हुए आंखें छलक आई थी विनय जी की, जिसे उमा जी ने आगे बढ़कर अपने आंचल से पोंछ दिया था। बुढ़ापा इंसान को कितना मजबूर बना देता है। जब शरीर की शक्ति क्षुण्ण होती है तो अपमान का जहर भी पीना पड़ता है। आज उमा जी को याद आ रहा था जो उनके भाई ने कहा था कि दीदी कुछ भी हो जाए पर अपना घर बेटा बहू के नाम मत करना। पर अब तो भावुकता में उनसे गलती हो गई थी, अब क्या हो सकता था। दरअसल विनय जी और उमा जी के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा राजू और छोटा सुरेश। राजू हमेशा से माँ का लाडला रहा था। बड़े मिन्नतों के बाद मिली अपनी पहली संतान को प्यार करते हुए उमा जी ने जैसे अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। इसलिए राजू का स्वार्थी स्वभाव और खुदगर्जी उन्हें नहीं दिखती थी। सुरेश राजू के मुकाबले पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था पर अनुशासित था। जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए राजू तो उद्दंड होता गया और सुरेश अपने लक्ष्य को समर्पित होने लगा और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगा और इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा करने के बाद नौकरी के सिलसिले में जो विदेश गया तो फिर वहीं की लड़की के साथ जाकर वहीं का होकर रह गया था। उसने माता पिता से संपर्क तो नहीं तोड़ा था पर उसने शादी एक भारतीय मूल की लड़की लूसी से कर ली जिसके पिता विदेश में ही बस गए थे। वैसे तो उसके माता पिता को कोई खास नाराज़गी नहीं थी क्योंकि उन्हें सुरेश से कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने तो सारी उम्मीद अपने बड़े बेटे राजू से लगा रखी थी। विनय जी ने अपने सर्विस काल में सारी जमा पूंजी लगाकर मकान बनवाया था। 4 साल पहले रेलवे की सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे। विनय जी और उनकी पत्नी भोपाल में रहते थे और राजू एक प्राइवेट फर्म में काम करता था और गुजरात में नौकरी कर रहा था। वह पत्नी और दोनों बेटों के साथ वहीं रह रहा था। अब उन्हें वहां अपना फ्लैट लेना था और पैसे कम पड़ रहे थे। इसके अलावा उसके दिमाग में मकान को अकेले हड़पने की योजना भी चल रही थी। छोटे बेटे सुरेश ने विदेशी लड़की से शादी कर ली थी, इसलिए माता पिता दोनों उससे तो नाराज़ थे। इसी का फ़ायदा उठाया राजू ने उनको अपने पास बुलाया। सास ससुर भी उसी की कमाई पर पल रहे थे और उनके साथ ही रहते थे। जब विनय जी और उमा जी के आ जाने से राजू ने अलग एक किराए का घर ले लिया था, इसलिए भी रोहिणी को सास ससुर इतना ज़्यादा खटक रहे थे। अब बड़ा सा घर हथियाना था तो उन्हें भी बड़ी लगानी पड़ रही थी। इसके लिए उनकी हिस्सेदारी घर पर ख़त्म करनी जरूरी थी। राजू और रोहिणी ने यह कहकर कि सुरेश ने लव मैरिज कर ली है और विदेशों में शादियां टूटती ही हैं। अगर उनका तलाक हुआ और माता पिता ने घर और जायदाद का बंटवारा किया तो एक हिस्सा उसकी पत्नी को चली जाएगी। इस तरह मेहनत से बनाया हुआ घर किसी और के हाथ में चला जाए। फिर अपनी माँ की भावनाओं का फ़ायदा उठाते हुए लल्ला बोला, जिस घर में आप ठाकुर जी की पूजा करते हो और विदेशी मांस खाकर अपवित्र कर देंगे। यह सुनकर तिलमिला उठी उमा जी और किसी तरह विनय जी को जोर डालकर घर राजू के नाम लिखवा दिया। तब तो बेटा बहू इतना मीठा बोलते और इतना मान सम्मान और आदर करते कि उमा जी और विनय जी एकदम गदगद हो गए और
अब जब विनय जी उनकी बातों में आकर अपना सब कुछ छोड़कर उनके साथ आकर गुजरात में रहने चले आए, तब कुछ ही दिनों में वह लोग अपनी असलियत पर उतर आए थे। विनय जी और उमा जी से अब अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर उस घर और पेंशन की मामूली रकम के अलावा और कोई संपत्ति तो नहीं थी उनके पास। घर तो लल्ला अपने नाम लिखवा चुका था। पेंशन का अधिकांश रकम घर के राशन पर खर्च हो जाता था। बहू की आशाएं तो इतनी थी कि लल्ला के ऑफिस जाते ही घर के बढ़े हुए खर्चों का रोना लेकर बैठ जाती और जब तक विनय जी को बाजार से सामान लाने भेज देती, उन्हें पैसे देने का तो सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि बहू उन्हें यह याद दिलाना नहीं भूलती थी कि उन दोनों के आने से घर का खर्च भी बढ़ गया है और विनय जी को पेंशन तो मिलती ही है। कुल मिलाकर दूध सब्जी का खर्च तो विनय जी ही उठा ही रहे थे। अब कभी कभी राशन भी लाना पड़ जाता था। दोनों पति पत्नी सज्जन थे और उनके पैसे बेटा बहू और बच्चों पर खर्च हो रहा था, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे थे। पर ऐसे में पेंशन की सारी रकम कामों बेस राशन पर ही खर्च हो रही थी। हाँ, इतना गनीमत था कि सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे और इसलिए मेडिकल फैसिलिटीज़ मिली हुई थी, वरना इस महंगाई में हारी बीमारी में दवा दारू का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता। आज विनय जी को अफसोस हो रहा था कि उन्होंने अपने बेटे लल्ला की बात मानकर अपना मकान क्यों उनके नाम कर दिया। इन दिनों विनय जी अक्सर सोचा करते कि कम से कम घर अपना होता तो सिर पर एक इज्जत की छत तो होती। इतना अपमान और तिरस्कार सहकर कभी भी किसी और के घर में नहीं रहते। अब जो व्यवहार लल्ला और बहू उनके साथ कर रहे थे, तो इस घर और घर के लोगों को अपना तो नहीं कहा जा सकता था। सुंदर हवादार घर था वह, बड़ा सा पेड़ घर के अंदर इस घर की खूबसूरती को और बढ़ा देता था। बचपन में दोनों बेटे टायर लगाकर बड़े पेड़ से टांग दिया करते थे और झूलकर बहुत खुश होते। समय के साथ लोग फ्लैट में रहने लगे थे। विनय जी को हवादार घर बहुत प्रिय था, जो अब लल्ला अपने नाम कराकर जल्दी से किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया था। कदाचित उसके मन में यह बात आई होगी कि अगर घर किसी को बेचा नहीं तो कल को सुरेश उस पर अपना हक जमा सकता है। तब वह इतना प्यार दिखा रहे थे बेटा और बहू। विनय जी को लगा कि कितने किस्मत वाले हैं कि उन्हें इतने अच्छे बेटा और बहू मिले हैं। लेकिन घर उनके नाम करते ही लगभग 2-3 महीने के अंदर ही दोनों के साथ खराब व्यवहार करना शुरू कर दिया। सच कहते हैं लोग कि सबसे पहले इंसान अपना रंग बदलता है। गिरगिट तो यूं ही बदनाम है। आज जीवन संध्या में दोनों अपने मन के आंगन को लेकर सोच रहे थे कि अब इसमें उजाला कौन करेगा। पर वह कहते हैं ना कि हर परेशानी का हल होता है। एक दिन छोटे बेटे सुरेश का फ़ोन आया तो दोनों संयोग से पार्क में थे। वह भी बहू को प्राइवेसी देने के लिए दोनों निकल आए थे, क्योंकि उनके रहने से बहू का मुंह हमेशा सूजा हुआ रहता था। तो बेटे ने खुद कहा था कि माँ पिताजी आप लोग हमेशा घर में मत पड़े रहिए, बल्कि कभी कभी बाहर पार्क में घूम आया कीजिए, इससे थोड़ा रोहिणी को सुकून मिल जाएगा। वैसे भी दोनों जब घर पर होते थे तो बेटा बहू दोनों की कड़ी नज़र रहती थी, वह किस से बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। इसलिए जब घर में किसी का फ़ोन आता तो वह नहीं लेते थे। आज दोनों पार्क में निकल आए तो खुली हवा में थोड़ी देर अपना अपमान भूल बैठे थे। आज तो अच्छा था कि सुरेश का फ़ोन आया और विनय जी ने सामान्य बातचीत के बाद फ़ोन उमा जी को पकड़ा दिया था।
उमा जी ने रोते बिलखते हुए सुरेश को सारी कारस्तानी बता दी। यह सुनकर सुरेश स्तब्ध रह गया और जल्दी आने का आश्वासन देते हुए बोला, एक खुशखबरी है कि आपकी बहू माँ बनने वाली है। यह सुनकर दोनों बहुत खुश हुए। सुरेश जब आया तो माँ पिताजी की दयनीय हालत देखकर उसे सारी स्थिति समझने में देर नहीं लगी। वह जान गया था कि यह सब भाई भाभी ने पिताजी का मकान हड़पने और सुरेश का हक मारने के लिए किया है, क्योंकि भैया भाभी का व्यवहार उसके प्रति भी ठीक नहीं था। इसलिए वह उनके घर में भी नहीं ठहरा, वह होटल में ही रुका था। आगे की लड़ाई आसान तो बिल्कुल नहीं थी। छोटा बेटा माता पिता की तकलीफ़ देख नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि भैया भाभी के यहाँ गए अपने माता पिता जी से ढंग से बात तक करने को तरस गया था। वह उमा जी अपनी दबदबी आँखों और कांपते होठों से बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर भाभी हमेशा अपना कान उधर ही लगाए रहती थी कि कहीं सुरेश माँ पिताजी के कान तो नहीं भर रहा। इसके अलावा सुरेश ने जब यह कहा कि जिस होटल में रुका है माँ बाप को वहाँ ले जाए, उन्हें बाजार घुमा लाए, कुछ शॉपिंग करा दे, तो इसकी अनुमति भी भैया भाभी ने यह कहकर नहीं दी कि अब उनकी उम्र हो गई है, बाजार का कुछ खाएंगे पिएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। हालांकि सुरेश यह सब समझ रहा था कि इस बात में कोई दम नहीं है। बस राजू और रोहिणी चाहते थे कि माँ और पिताजी किसी से बात ना करें। अब सुरेश बाहर रहकर रिश्तों की अहमियत अच्छी तरह समझ चुका था, तो उसे अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट खिला हुआ देखने का एक ही उपाय समझ में आया कि किसी तरह उनका वह घर खरीद कर दे। उसने अपनी जमा पूंजी की मोटी रकम दोबारा उस मकान को खरीदने में लगा दी। बचपन से सुरेश यही देखता आया था कि माँ पिताजी अपना सारा प्यार राजू पर ही लुटाते आए थे। राजू से दबकर ही सुरेश बड़ा हुआ था। इस उम्र में जाकर तो माँ पिताजी को राजू की असलियत पता चली। उन्होंने सुरेश पर भरोसा और उम्मीद करना शुरू कर दिया। अब कहीं जाकर सुरेश को अपने माता पिता का पूरा प्यार मिला और उसे राजू भैया के कारनामे उसके बारे में पता चला। उसका मन उनके लिए सहानुभूति से भर गया। अपने देश से बाहर जाकर सुरेश भी संवेदनशील हो चुका था, यहाँ तक कि रिश्तों की क्या अहमियत है एवं माता पिता की जगह कोई नहीं ले सकता। यह सब बातें सुरेश अब समझने लगा था। इसलिए विनय जी और उमा जी के लिए उसका प्यार और बढ़ गया था। इसलिए उसके लिए अब अपने माता पिता की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं था। सुरेश दिवाली की छुट्टी में कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी और बच्चे को साथ लेकर आया। पहले की तरह होटल में ही ठहरा तो सबसे पहले उसने भैया और भाभी से माँ पिताजी को कुछ दिन के लिए अपने पास ले जाने की अनुमति मांगी, तो भाभी ने उसे खूब खरी खोटी सुनाते हुए कहा, हमें क्या पता आप इन्हें कहाँ ले कर जा रहे हो, ध्यान रखना इनका। यह दोनों इतने कामचोर हैं कि कोई भी इन्हें अपने घर में नहीं रह सकता है। देखना कहीं आप भी इनके चक्कर में पड़कर बर्बाद ना हो जाए। सुरेश चाहता तो भाभी की बात का बहुत करारा जवाब दे सकता था। इस समय उसे अपने माता पिता की भलाई के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। इसलिए उसने जल्दी जल्दी उनका सामान पैक किया और अपने साथ टैक्सी में बैठा लिया। वह घर से बाहर निकल रहे थे। उस वक्त रोहिणी बाहर नहीं आई। वह जानबूझकर रसोई में काम का बहाना बनाकर चली गई कि उन्हें विदा ना करना पड़े। रोहिणी अभी खुश थी कि कुछ दिनों के लिए माता पिता से छुट्टी तो मिली। रोहिणी बोली, ले जाइए इन दोनों को, सुरेश भैया कुछ दिन अपने साथ रखेंगे, तब पता चलेगा कि
बूढ़ों के साथ रहना कितना मुश्किल होता है। आप तो विदेश चले जाएंगे, फिर इन्हें हमारे ही सर पर पटक जाएंगे। बूढ़ों के साथ रहना इतना आसान भी नहीं, और यहाँ तो दो हैं और दोनों ही एक जैसे। अपने माता पिता के बारे में ऐसी बात सुनकर सुरेश का तो खून खौल गया। उसका तो मन किया कि वहीं भाभी को खरी खोटी सुनाए, पर राजू ने अपनी पत्नी को चुप कराने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि इधर उधर देख रहा था। दादा दादी को जाते देख बच्चे उन्हें लिपट कर रोने लगे। एक पल को तो उमा और विनय जी का मन पिघलने को ही था कि अगले ही पल बेटे बहू का प्रतिदिन का अपमान याद आ गया और वह धीर कदमों से छोटे बेटे के साथ बाहर निकल आए। सुरेश कुछ नहीं कह रहा था। पूरे रास्ते वह चुपचाप था। जो गाड़ी स्टेशन की तरफ मुड़ी तो उमा जी से नहीं रहा गया। बेटा तू हमें कहाँ ले जा रहा है? तब सुरेश ने मुस्कुराकर कहा, माँ हम घर जा रहे हैं। आप दोनों के लिए एक सरप्राइज़ है। जो भी हो, विनय जी उमा जी को इस बात का बिल्कुल शक भी नहीं हुआ कि सुरेश उन्हें वह मकान दिलाएगा। उन्होंने सोचा कि शायद सुरेश उन्हें उस जगह ले जाना चाहता है जहां उन्होंने ज़िंदगी के इतनी खूबसूरत साल गुजारे थे। उमा जी ने पूछा, बेटा अपनी कॉलोनी में क्यों लिए जा रहा है? किसी के घर कोई शुभ समारोह है क्या? सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बस कुछ देर में। टैक्सी जब घर के सामने पहुंची तो सुरेश ने दोनों को सहारा देकर उतारा। विनय जी के हाथ में घर की चाबी देकर बोला, पिताजी लीजिए घर की चाबी, खोलिए घर का गेट और अब इस घर से आपको कोई भी नहीं निकाल सकता। मैंने यह घर खरीद लिया है। यह कहते हुए सुरेश माँ का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गया। थोड़ी देर में ही उमा जी के आँखों के सामने पुरानी यादें ताज़ा हो गई। वह बच्चों की तरह खुश होकर बोली, अरे सुरेश तूने तो मेरे ठाकुर जी को भी बुला लिया है और चाय का सामान भी है वहाँ। क्या बात है। विनय जी चाय के शौकीन थे सो बोल पड़े। कुछ देर बाद सुरेश पत्नी और बच्चे को भी ले आया। विनय जी उमा जी अपनी छोटी बहू और पोते से मिलकर गदगद हो गए थे और आज घर में जो खाना बना वह बहुत स्वादिष्ट था, जिसमें किसी का अपमान जो नहीं छुपा था। और आज रोटी गिनकर नहीं बनी थी, क्योंकि इस घर में कभी भी रोटियां गिनकर नहीं बनती थी। एक बेटे ने आगे बढ़कर माँ पिताजी को स्वाभिमान की ज़िंदगी दी थी और आज उमा जी विनय जी सोच रहे थे कि जैसे सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही सारे बच्चों के संस्कार एक जैसे नहीं होते। राजू जैसा स्वार्थी और मतलबी बेटा है, वहीं सुरेश जैसा बेटा भी उन्होंने ही जाना है। मान सम्मान से बढ़कर और क्या हो सकता है। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।